बच्चों स्क्रीन जो है उसने ऑटो अपडेट ले लिया है, 2 मिनट का वेट करें, 2 मिनट रुके। ओके सर। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली ऑटो अपडेट ले लेता है ये, अब ले लेता है तो कुछ नहीं कर सकते, इसे बंद करके चालू कुछ भी कर लो, वो तो ऑटो अपडेट जब खत्म होता है 10-15 मिनट इसने ले ली जबरदस्ती। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, हम लोगों ने कोलिनियरिटी की कंडीशन देख ली थी कि अगर कोई एक फंक्शन, एक वेक्टर है और दूसरे वेक्टर के कोलिनियर है, तो वी कैन से इट इज वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। और हमने ये बात और सीखी थी कि अगर कोई एक वेक्टर गिवन है और हम दूसरा वेक्टर निकालना चाह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो दूसरे वेक्टर को, मान लो वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी जो है वो फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जैसे वाला क्वेश्चन किया था। तो हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ले लें इसका बी का और यूनिट वेक्टर ले लें ए का और प्लस माइनस लगा दें। कभी अगर ये बोलता है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इन सेम डायरेक्शन तो हम प्लस लेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस लेंगे, और कुछ नहीं बोल रहा तो प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे, पुराना थोड़ा याद आ जाए। हाँ भाई, आपके सामने है, ट्राई करें। ठीक है पीयूष, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है, मैंने शायद इसे छोड़ा था उस पर, है ना। ठीक है, गुंजन, अजय, पीयूष, कुसुम, हार्दिक, लोगों ने लगा लिए हैं। ठीक है इनके देखते हैं बेटा। इसमें आपको लैम्डा दिया है पहले से, के टाइम्स मान लीजिएगा, वेक्टर ए इज के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसमें एक गलत है क्या, ये 2i कैप है क्या? यस सर। हाँ मुझे भी लग रहा है, दिस इज 2i कैप, आई है बच्चा, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन। ठीक है निकिता, हर्षित, आयुष,
आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड के वेक्टर ए इक्वल टू होगा या वेक्टर बी इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ के टाइम्स मान लेते हैं, लैम्डा पहले से, के भी पहले से, एम टाइम्स मान लो, एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर बी इज 8 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए, तो 2m आई कैप माइनस 3m जे कैप प्लस 3 प्लस m के कैप। तो अगर हम इक्वेट करें तो 2m इक्वल टू है 4, 8, 2m इक्वल टू है आई को आई से, m की वैल्यू 4 आ गई है, और j को तो लैम्डा इक्वल टू है माइनस 3m, और m की वैल्यू कितनी है 12, 4, तो ये माइनस 12 है, लैम्डा जो आ रहा है माइनस 12 आ रहा है। एक ये तरीका था। एक इतना भी नहीं करना चाहिए, क्यों? हमने एक और केस सीखा था, दो वेक्टर अगर पैरेलल है या कोलिनियर है तो a1 अपॉन a2, सॉरी a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 होता है। ये भी सीखा था थ्योरी में। तो a1 मतलब 2 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये भी 1/4 होगा, तो इक्वेट कर देते हैं, तब भी लैम्डा की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है सोनाली, अभिषेक, आयुष, ऋषभ, आगरा सेंटर, इंदिरापुरम, नोएडा। ठीक है, यस सर, आ गया था आंसर। बहुत बढ़िया। अब हम कोलिनियरिटी की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझते हैं यूनिट वेक्टर का और क्या यूज है, और समझते हैं। हाँ, ये थ्री डायमेंशन फिगर जनरेट करने का तरीका, कोप्लानर वेक्टर। A given number of vector are called coplanar if their support are all parallel to the same plane। ये कहां से आ गया? if two vector always को, बेटा ये डायग्राम कहीं और का बन गया है। ठीक है, पता नहीं क्या किया है इस बार, सॉरी टू से। ये भी मैं अभी तो डिलीट कर रहा हूं, फालतू की चीज बीच में आई है, बहुत दिक्कत है इस बार। हाँ हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस इन टर्म्स ऑफ 3 ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ अ यूनिट वेक्टर। मतलब अगर सिंपली सोचो कि अगर अपन स्पेस में किसी भी वेक्टर को जनरेट कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहली बात आएगी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की। ठीक है, अब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जो है, आपको पता है, थोड़ा बहुत एक आपने पढ़ा हुआ है कि किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर और क्रॉस वाई जेड के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बात सच है कि भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, बिल्कुल सही बात है। और राइट हैंड थंब रूल लगता है, जेड की डायरेक्शन में होगा। हाँ, राइट हैंड थंब रूल लगता है। मतलब अगर आपने एक्स की तरफ, ये एक्स की तरफ रखा, ये फिंगर्स जो है एक्स की तरफ हो, और उसके परपेंडिकुलर ये वाई की तरफ हो, तो अगर आप x को y की तरफ घुमाएंगे तो z मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जब हम 3D पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि किसी भी रूम का कोई भी कोना देख लीजिए, जो राइट कॉर्नर है एक ऐसा जा रहा है, एक वर्टिकल जा रहा है, तो इसको हम x एक्सेस बोलते थे, इसको y एक्सेस और इसको z एक्सेस। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इट इज ऑरिजिन। सो x पे अगर हाथ रखें और y की तरफ घुमाएं तो z मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं मान लो ये कोई वेक्टर है मेरे पास, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये P पॉइंट, इट इज a, b, c, और वी कैन से वेक्टर P इज नथिंग बट a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। I cap is a unit vector along x-axis. I cap is a unit vector along x-axis. ये I cap था। अब इसे I cap a टाइम्स ले लिया, तो ये यहां से लेके यहां तक दिस इज a I cap। इसको इसकी बजाय हम क्या लिख रहे हैं? a I cap। दिस इज a I cap। y एक्सिस b j cap, मतलब y एक्सिस की तरफ है कितना? j cap। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा देता हूं समझाने के लिए।
देखते चलना बच्चों। ये अपन यहां तक चले, मान लो यहां तक, दिस इज बी जे कैप। जे कैप इतना सीधा, जे कैप जे कैप जे कैप कितनी और बी टाइम्स, सो इट इज बी जे कैप। तो अगर मैं इन दोनों को, इसके पैरेलल अगर इसको चलाऊंगा तो आप ये बात मेरी मान ही लेंगे, और इसके पैरेलल इसको चला दूंगा तो ये बात आप मान लेंगे मेरी कि ये भी वेक्टर बी कैप होगा, बी जे कैप होगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्शन सेम रखते हैं और मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, पोजीशन चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं होते। तो अगर ये वेक्टर ए आई कैप था, ये वेक्टर बी जे कैप था, तो बाय ट्राइंगुलर लॉ दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब ये हाइट है, दिस हाइट यहां से ले लेते हैं, इसकी हाइट कितनी दी है, सी के कैप, मतलब पैरेलल टू, यहां पर कहीं सी के कैप था, इट इज सी के कैप, इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सी के कैप, ठीक है, ये वैसा कैसा बनेगा, सी के कैप। अब अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल, इसमें भी ट्राइंगुलर लॉ लगाएं, सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सो इट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जब भी कभी किसी वेक्टर को, सिंगल एक पॉइंट वेक्टर को वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट को वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है, तो बेसिकली वो ओपी है, मतलब वो ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका वेक्टर है बेसिकली। दिस इज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। दूसरी चीज ये सीखो कि अगर दो वेक्टर होते हैं, अगर वेक्टर दो थे, मान लो हमारे पास दो ही वेक्टर थे, सुन लेना फिर लिख लेना, ठीक है, जल्दी मत करें। हमारे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर था वेक्टर ए, एक वेक्टर था वेक्टर बी। दो वेक्टर हमेशा पैरेललोग्राम बनाएंगे अगर वो कोलिनियर या पैरेलल नहीं है तो, क्योंकि ये वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए था, ये भी वेक्टर ए होगा। तो दो वेक्टर अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो क्या होंगे, वो पैरेललोग्राम के साइड्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर तीन वेक्टर हैं, कोई भी तीन वेक्टर, तो वो क्या बनाते हैं, पैरेललोपिपेड। हाँ, पैरेललोपॉइड बनाते हैं, पैरेललोपॉइड बोला जाता है, इट इज अ पैरेललोपॉइड। पैरेललोपॉइड का मतलब होता है पैरेललोग्राम जिनके सारी साइड्स पैरेललोग्राम हो। अगर तीन वेक्टर हैं तो पैरेललोपॉइड बनाते। अभी तो हमने क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया है, तो इससे क्या है, क्यूबॉइड बन सकता है। ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे। अब देखो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, पहले आप यहां तक बना लें, क्योंकि मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो हो सकता है आप लोगों को कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत आए। पहले आप ये बना लें यहां तक, और फिर देखो मैं इसे क्यूबॉइड में कन्वर्ट करूंगा आपके सामने। सर वो आपने क्या बताया था कि वो तीन वेक्टर क्या बनाते हैं, पैरेललो? पैरेललोपॉइड अभी बताऊंगा, पैरेललोपॉइड। पैरेललोपॉइड, थ्री वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, और ये मान लें कि वो परपेंडिकुलर हो या ना हो। और जाएंगे डिटेल में, थोड़ी ब्रीफ में जाएंगे, चिंता मतलब डिटेल में जाएंगे, ब्रीफ में नहीं, डिटेल में जाएंगे, तसल्ली रखना, बहुत कुछ सीखना है। तीन वेक्टर की प्रॉपर्टी जब आएगी ना तो डिटेल में जाएंगे। अभी तो केवल मैं ये बता रहा हूं कि ये होता है तीन वेक्टर से। दो वेक्टर हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, और तीन वेक्टर आ जाते हैं तो वो किसी भी एंगल में हो एक दूसरे के, वो पैरेललोपॉइड बनाते हैं। ठीक है प्रिया, देखो आप लोगों के सामने करते हुए, हाँ सर अलजेब्रा करते हुए सिर्फ क्वेश्चनों के अलावा भी कुछ करना चाहिए सर, मतलब बनती नहीं है अलजेब्रा ना इतनी आसानी से। तूने दिमाग में बिठा रखा है बस।
सर बिठा नहीं रखा, होता है ऐसा, अटक ही जाता है सर। क्वेश्चन लगाया कर, आसान क्वेश्चन भी लगाया कर। हम क्या है, हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं। जब हम सिंपल क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बार बार हमें दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करवा देती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार ये थ्योरी हो गई ना, हम सॉलिड वाले क्वेश्चन लगाएं। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बुक जो एनसीईआरटी से थोड़ी अपर लेवल पे हो, आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। उससे बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है अलजेब्रा के लिए, आप भूल नहीं सकते। मतलब आपको कोई नहीं बोलेगा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तुम तुरंत बोलोगे 5 स्क्वायर, बिकॉज तुम कहोगे सर पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये आपको कोई बता नहीं रहा, आपने बार बार लगाया होगा तो ही दिखेगा। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बोला तो आप 13 स्क्वायर तभी बोल पाओगे जब आपको पता होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो डिपेंड करता है, आपको जो बेसिक एवरेज क्वेश्चन लगाने चाहिए उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस बार बार हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, रुको, कुछ ज्यादा ही हो गया। ये जाएगा ऐसा, जाएगा ऐसा। दिस इज लुकिंग जस्ट लाइक क्यूबॉइड, इट इज जस्ट लाइक क्यूबॉइड। ठीक है, ये 3 साइड है क्यूबॉइड की, जिनके वेक्टर डिफाइन है, वेक्टर ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो इट मेक क्यूबॉइड। क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है, ये 2 वेक्टर पैरेललोग्राम नहीं बना देंगे, ये रेक्टेंगल बना रहे होंगे। तो ये रेक्टेंगल बनाएंगे तो इनका जो तीसरा होगा परपेंडिकुलर, वो भी सारी रेक्टेंगल बनाएगा, तो रेक्टेंगल से कवर होगा, तो ये क्यूबॉइड कहलाएगा। ये इसकी डायगोनल होगी। डायगोनल का वेक्टर कैसे निकाला, समझ में आया? यस सर। है ना? अब जैसे 3 वेक्टर हो जो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी वेक्टर ओरिजिन से भी नहीं जा रहे हैं, एक सीखो तो सही कैसा बनेगा। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। एक और वेक्टर ले लिया, वेक्टर सी। मतलब ये एक प्लेन पे था, आप समझने की कोशिश कर रहे, कैसे समझाऊं। जैसे मान लो ऐसे कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है, ये इसी प्लेन पे था, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा जा रहा है कुछ इस तरह से एंगल बना के, ठीक है। तो ये इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के बाहर है, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो ये वेक्टर सी जो है, ये ए और बी एक प्लेन है, ठीक है, और सी कोई एंगल बना रहा है उससे, तो 3 डायमेंशन फिगर है। अब इससे अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम प्लेन फिगर बनाएंगे, प्लेन में इसको इतना ही लेंगे, इसके पैरेलल, ठीक है, और इसके पैरेलल इसको ले लेंगे, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और इसके पैरेलल चारों के चारों बना देंगे, ऑल 4। और अब इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और इसके पैरेलल ये, इट इज पैरेललोपॉइड। पैरेललोग्राम है, मतलब कुल मिला के आपने एक डब्बा लिया, वो एक क्यूबॉइड डब्बा था, आपने उसे थोड़ा सा मोड़ा और वर्टिकली पुश कर दिया, दैट इज अ पैरेललोपॉइड। तो कोई भी 3 वेक्टर क्या बनाते हैं, पैरेललोपॉइड बनाते हैं। इनका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके आएंगी चीजें, ठीक है। अब 3D, जब 3 वेक्टर के केसेस आने लगेंगे, मेन केसेस, अभी तो हम 2 वेक्टर पे ही नहीं पहुंचे, अभी तो हम केवल कोलिनियरिटी पढ़ी है हमने, और केवल मुझे एक रिप्रेजेंटेशन ये देना था, ये होता है। अदरवाइज अब हम स्केलर पे आएंगे, उससे पहले हम यूनिट वेक्टर के थोड़े बहुत और फिनोमेना समझ लेते हैं, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। हटा दूं इसे? यस सर। Yes, sir. सर हम क्यूबॉइड्स को भी पैरेललोपॉइड्स कह सकते हैं ना? क्या बेटा? क्यूबॉइड्स को भी पैरेललोपॉइड्स कह सकते हैं ना? क्यूबॉइड का? तो हम क्यूबॉइड्स को भी पैरेललोपॉइड्स कह सकते हैं ना? हाँ,
एवरी क्यूबॉइड इज अ पैरेललोपॉइड बट नॉट ऑल पैरेललोपॉइड आर क्यूबॉइड। यस बिल्कुल। अब जैसे ये है, इसके ऊपर क्यों जगह छोटी क्यों है? हाँ ठीक है। यह सेक्शन मामला है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियरिटी। इसका जो प्रूफ है, ठीक है, तुम लोगों ने याद कर लिया वो अलग बात है कि भाई ये वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये बी पॉइंट था, वेक्टर बी। अब हम सी वेक्टर निकाल रहे हैं। अब आप उसे वेक्टर सी बोले या ओसी बोले, एक ही बात है। वेक्टर सी निकाल रहे हैं जो एम रेशियो एन में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, उससे कैसे सर वैसे ही निकल जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, और उससे आ रहा है एम वेक्टर बी एन वेक्टर बी अपॉन एम प्लस एन। मैं ये नहीं कह रहा, आपको सीखना चाहिए, आपको डेरिवेशन करने आते होंगे तो एडवांस के क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं लगते, बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे चीजों को उठाना है। जैसे इसमें मैं आपसे कहूं कि इसको यूनिट वेक्टर से बनाते हैं, कैसे? ये मैंने लिया, दिस वेक्टर है, ये था हमारे पास वेक्टर बी, और ये कोई वेक्टर सी है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट को वेक्टर सी मान लेते हैं, और ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब ये वेक्टर जो है ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। ध्यान रखना, कोलिनियरिटी किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की नहीं होती, किसी लाइन वेक्टर की होती है। अंडरस्टूड? यस सर। अरे कोई दो पॉइंट कोलिनियर, हाँ, दो पॉइंट पैरेलल थोड़ी होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगी। तो जितने भी हम बात कर रहे हैं लाइन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों अगर कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट, तो कोई भी केस ले लो, एक मैंने ले लिया, मान लो AC इज इक्वल टू, या AC कैप, AC कैप इज इक्वल टू CB कैप। दोनों का डायरेक्शन ये लिया है, ये सही है ना? यस सर। यस सर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों कोलिनियर एक ही लाइन में है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा, वो सेम होगा। अब देयर इज नथिंग बट वेक्टर AC बाय मॉड्यूलस ऑफ AC, वेक्टर CB बाय मॉड्यूलस ऑफ CB, वेक्टर AC मतलब वेक्टर C माइनस वेक्टर A, मॉड्यूलस ऑफ AC बाय मॉड्यूलस ऑफ CB, एंड इट इज वेक्टर B माइनस वेक्टर C, ठीक है, जो एरो लगा होता है, आपको पता है ना ये सब। अब AC का मॉड्यूलस अपॉन CB का मॉड्यूलस, AC का मॉड्यूलस अपॉन CB का मॉड्यूलस इज M रेशियो N, सो इट इज वेक्टर C माइनस वेक्टर A M अपॉन N इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C। हमें वेक्टर C की वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, N वेक्टर A इक्वल टू M वेक्टर B माइनस M वेक्टर C। C को चले जाते हैं तो M प्लस N वेक्टर C इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। So vector C is nothing but M vector B plus N vector A by M plus N। इस तरह से आता है। कभी 12th बोर्ड में कभी पूछ लिया डेरिवेशन, वैसे पूछता नहीं है लेकिन आजकल कभी कभी पूछा भी है, ठीक है, इन 2-3 सालों में 1-2 बार डेरिवेशन भी आया है वेक्टर के, तो पता होना चाहिए कि ये होता है। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। थोड़ा थोड़ा आया? सर हाँ, सर ये ए बी वेक्टर सी वेक्टर ए बी वेक्टर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में अगर देखें तो? मैं नहीं समझा, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। सर जो ए बी वेक्टर है उसको सी वेक्टर इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहे हैं पिक्चर M फॉर्म? रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। हाँ नहीं सर, पिक्चर फॉर्म में, मतलब पिक्चर बना के देखे तो कि ये ए वेक्टर ऐसे और ये सी वेक्टर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। तो और कैसी पिक्चर बनाया, मतलब तू क्या कहना चाहता है, ओरिजिन ले? अच्छा सर, ये ऐसे ही कर रहे हैं? हाँ, ये वेक्टर A है, सर ये वेक्टर डिवाइड कर रही है उसके ऊपर ही है। और कैसी पिक्चर बनाई जाए? ये M रेशियो N में इंटरनली कट कर रहा है। ओके सर। सर बेसिकली अपन ने उस पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया और पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं 2 पॉइंट्स। हाँ, और हमने C निकाल लिया उससे, ओके सर। है ना?
और आएगा, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले ये पचा पाओगे तब जाके अपन थोड़ा और आगे अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें तो मैं बता रहा हूं। अब जैसे एक्सटर्नली का तुम बनाना, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, और आप खुद ट्राई कीजिएगा तो मजा आएगा। डेफिनेशन में पी डॉट वी का मतलब क्या है? डेफिनेशन में पी डॉट वी लिखा है ना, वो उसका फुल फॉर्म क्या है? पी डॉट वी पोजीशन वेक्टर, मेरा नाम नहीं है ये, इट इज पोजीशन वेक्टर। बढ़े आगे। Yes, sir. सर एक मिनट रुको। हाँ हाँ, लिख ले लिख ले। और दिमाग में तुम्हारे फिजिक्स की वजह से क्या बैठा हुआ है वेक्टर के बारे में मुझे नहीं पता। वेक्टर बहुत आसान सा केस है। ये सब चीजें जो हम पढ़े ये थोड़ी मुश्किल लगती हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डॉट प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सब कुछ फॉर्मूले बेस है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफें आनी है, बहुत सिंपल है वेक्टर। हाँ जी, ये एक्सटर्नल का केस है। अब एक्सटर्नल का केस का क्या मतलब होता है कि अगर हमने लिया ए बी, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको मैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं। इसको मैंने आगे बढ़ाया, दिस इज सपोज दिस इज वेक्टर सी। ये जो वेक्टर सी है ये ए और बी को इससे जब ज्वाइन करेंगे तो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। मतलब इसको अगर मैं सी से ज्वाइन करूं और इसको सी से ज्वाइन करूं तो ये जो रेशियो है ये m रेशियो n है। ठीक है, अब आप चाहो तो आप खुद से बनाओ, जैसा आप चाहो वैसा बनाओ। ठीक है, बस याद रखना हमने पिछले वाले में जो किया था, आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि पिछले वाले में हमने इसी को क्यों लिया, एसी कैप और सीबी कैप ही क्यों लिए, क्योंकि हमें उसी की लेंथ पता थी। समझ रहे ना, यस सर। हमें उसी का रेशियो पता था, इसलिए हमने कैप लिए और उससे फिर ये केस निकाल के एम रेशियो एन किया। अभी आपको जिसकी लेंथ पता है उसी के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, वेक्टर ले अपने मन से, क्योंकि वो कोलिनियर है तो उनके यूनिट वेक्टर, मतलब अब हमें लेंथ पता है एसी और बीसी की, तो आप एसी कैप लें और बीसी कैप लें। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल करें और खुद से बनाएं, धीरे धीरे करके बनने लगेगा। हमने यहां पर कोलिनियर इन दो वेक्टर को कोई सूर्यांश अभी समझ में आ गया होगा, है ना। मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने पिछले वाला केस करा था उसमें हमने ए बी वेक्टर को और बी सी वेक्टर को हमने कोलिनियर माना था ना। नहीं, एसी और सीबी डायरेक्शन सेम रखने हैं, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, क्योंकि एसी रेशियो सीबी एम रेशियो एन था, जिसकी लेंथ हमें, लेंथ का रेशियो हमें मालूम था, वही वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है सर। बना था। ठीक है अजय, सर ठीक यहाँ है पर कुसुम। एन के बाद ए कैप आएगा ना फॉर्मूला में? हाँ, एम के बाद ए कैप आएगा, हाँ गलत लिखा है बेटा वो।
ठीक है पीयूष, गुंजन, लक्ष्य, ठीक है। ये बी वेक्टर बी और ये वेक्टर ए होगा। लाइक हम कहेंगे ए सी कैप इक्वल टू होगा बी सी कैप, और ए सी कैप इज वेक्टर ए सी बाय मॉड्यूलस ऑफ ए सी, बी सी बाय मॉड्यूलस ऑफ बी सी। ये मेरा कुछ बनाया हुआ भी नहीं है, ठीक है। ये जो जनरेट है ऑलरेडी, अपन तो केवल रूल फॉलो कर रहे हैं वेक्टर के। आप रूल फॉलो करेंगे ढंग से, कोई गलती नहीं होनी, एक बार में सही आएगा। वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, सो इट इज वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इट इज एम रेशियो एन अगेन, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई एन वेक्टर सी माइनस एन वेक्टर ए, एम वेक्टर सी माइनस एम वेक्टर। इसको उधर ले जाएंगे, सो या इसको उधर लाओ, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाते हैं। इसको उधर लाएंगे तो m माइनस एन वेक्टर सी एंड m वेक्टर b माइनस n वेक्टर ए। सो वेक्टर c इक्वल टू m वेक्टर b माइनस n वेक्टर ए अपॉन m माइनस ए। आंसर है, ठीक, बढ़िया। तो यूनिट वेक्टर का अपना यूज है। जब भी आपको केस कोलिनियरिटी का दिखे, आपको कोई नहीं बताएगा। हो सकता है मैं किसी और मेथड से बताऊं और तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाए तो तुम इससे निकालोगे, इससे भी आ जाएगा। बस प्रिंसिपल सही लगाना तो गलतियां नहीं होंगी। बना लें, लिख लें सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट पे आना है, स्केलर प्रोडक्ट पे। आज अपन स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं और मैं थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा बस। खास तो स्केलर प्रोडक्ट ही है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। टाइम रहा तो वेक्टर प्रोडक्ट तक जाएंगे, नहीं तो स्केलर प्रोडक्ट पर फिनिश करेंगे। हो गया है? यस सर, हो बढ़िया। एक क्वेश्चन है, पढ़ के देखें। एक दो क्वेश्चन बनाए हैं। एबीसीडी, अब सेक्शन फार्मूला का यूज करके या कहीं ना कहीं यूज करके अपन बना रहे हैं। सेक्शन फार्मूला कहां यूज होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको पता है, ठीक है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम हुज वर्टाइसेस हुज डायगोनल मीट एट पी। ओ इज एनी फिक्स पॉइंट, मतलब ऑरिजिन है, आप लिखें ना लिखें। देन ओए, ओबी, ओसी, ओडी। और ध्यान रखना, ओ अगर आप नहीं भी लिखें तो बेसिकली वर्टेक्स जो है उसके पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई पैरेललोग्राम लिया हुआ है, ये एबीसीडी है, और आप इसको अगर वेक्टर ए बोल रहे हो, इसको वेक्टर बी बोल रहे हो, इसको वेक्टर सी बोल रहे हो, इसको वेक्टर डी बोल रहे हो, तो बेसिकली ओ कहीं भी ऑरिजिन है। तो ये वेक्टर ए क्या दिखा रहा है? इसको इससे ज्वाइन करके जो बन रहा है, तो बेसिकली ओ ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बोल रहा है। मेरी बात सबको समझ में आती है कि नहीं? कि ऑरिजिन से जब भी किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वही उस पॉइंट का होगा। बिकॉज वेक्टर ए माइनस वेक्टर जीरो कुछ नहीं होता, इट इज वेक्टर ए। दिमाग में बिठा लें, मैंने शुरू में ही बताया था पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ऑरिजिन से उसे ज्वाइन किया गया है, दैट इज दिस लेंथ विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन विल बी द सेम एज ओए वेक्टर। क्वेश्चन पढ़ें, अच्छे से ट्राई करें। पी पॉइंट दिया हुआ है, डायगोनल की इंटरसेक्शन, और उसका वेक्टर वेक्टर पी मान लो, या ओपी वेक्टर मान लो, या वेक्टर पी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सूर्यांश,
चेंज कर दिया तूने, ठीक है। तुम लोगों को पता है ना पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट करती हो एक दूसरे को। तो इन दोनों में मिड पॉइंट का केस लगाओ, इन दोनों में लगाओ और फिर उससे केस बनाओ, आंसर आएगा। ठीक है हार्दिक, ठीक है अर्चित। ठीक है ईशी, ठीक है गुंजन, देखते हैं। ठीक है कुसुम। हाँ भाई, इंदिरापुरम से क्या आ रहा है आंसर? है बी। बी आ रहा है। अच्छा, नोएडा से कुछ बोल रहा है कोई? नहीं। आगरा से नहीं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है आयुष, निकिता, पीयूष। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास की लग रही है बस। सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर ए मिड पॉइंट का केस, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अरे 1:1, मिड पॉइंट मतलब 1:1, तो दिस इंटू दिस, इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाय 1 + 1 मतलब 2। ये क्या होगा? वेक्टर पी। चमक रहा होगा आपको? यस सर। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू है 2 वेक्टर पी। सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2 इक्वल टू होगा वेक्टर पी। सो अगेन वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 2 वेक्टर पी। दोनों को कर दो ऐड, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी। अब आप इसे वेक्टर ए को ओ ए बोलो, इसको ओ बी बोलो, इसको ओ सी बोलो, इसको ओ डी बोलो, इसको 4 ओ पी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, कभी कभी इसे ओपी 4 टाइम्स ओपी या -4 पीओ भी बोल देते हैं कुछ ज्ञानी लोग, इसे पीओ बोल देते हैं। मतलब 4 टाइम्स ऑफ ओपी ऑप्शन में नहीं होता, -4 टाइम्स ऑफ पीओ होता। पीओ वेक्टर मतलब वेक्टर ओ माइनस वेक्टर पी। वेक्टर वो कुछ होता नहीं है, दैट इज माइनस पी, और बाहर माइनस लगा है, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वो आ जाएगा। चमक रहा है? यस सर। डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा सोचना है ऐसे ही। मतलब देखो, हमने पहले कोलिनियर फंक्शन पढ़ा, पैरेलल पढ़ा, सब पढ़ा, उसके केसेस देखे, उसके कुछ क्वेश्चन देखे, फिर उनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, सेक्शन फार्मूला। अब उसके क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन फार्मूले के, फिर डॉट प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा, तो कुछ नया बन के आएगा सामने, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इस तरह से आएगा, केसेस बढ़ते आएंगे। सर हाँ सर, मैंने उसमें ट्रायंगल लॉ लगा के किया था, तो उसका आंसर नहीं आ रहा। ट्रायंगुलर लॉ लगा के किया था? अच्छा, क्या करा बता। ओ से बी वेक्टर अपन को पता है और ओ से सी वेक्टर अपन को पता है, तो ओ बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर, बी प्लस ओ बी प्लस सी बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर, ठीक है, तो उससे बी सी वेक्टर आ गया। तो बीसी तो वैसे ही आएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये आया होगा। यस सर। तो वो सिर्फ के लिए ऑरिजिन की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके आ जाएगा। उससे फिर क्या? सर उससे आंसर नहीं आ रहा। अरे तो उससे आगे क्या करा? दूसरी साइड्स भी निकाल ली, तो बाकी दो जो वेक्टर दे रखे हैं उनको भी रिजॉल्व कर लिया। उसमें पी तो इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा ना। हाँ यस सर, यही प्रॉब्लम आ रही है। पी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तो आंसर पी में कैसे आएगा? पी इन्वॉल्व करना है। ऐसे तो अपन रिलेशन निकाल ही सकते हैं बहुत सारे, कि ये हो गया वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए,
इन दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल टू, ये तो अपन बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन पी जो है वो दिया इसलिए है कि आपको एबीसीडी की वैल्यू पी के टर्म में देनी है, इधर को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। पी एंड क्यू है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिलेटेड टू ऑरिजिन, ठीक है, मतलब ऑरिजिन से कनेक्टेड है, मतलब ओपी ओ क्यू को हम पी और क्यू बोल रहे हैं, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी। एक्स एंड वाई डिवाइड पी क्यू इंटरनली एंड एक्सटर्नली विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो 2:1। मतलब P है और Q है, X जो है ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, X और Y, X जो है इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है और Y जो है एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वेक्टर एक्स वाई निकालना, तो वेक्टर एक्स आपको निकालना आता है, वेक्टर वाई आपको निकालना आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ आंसर आएगा। ठीक है पीयूष, आरिफ, ठीक है ऋषभ, गुंजन, सूर्यांश, आदित्य, अजय, कुसुम। सिंपल फॉर्मूला, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, डेरिवेशन नहीं करना है। तो वेक्टर एक्स क्या होगा, 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन 2 + 1 मतलब 3, बीच में माइनस लगा देंगे तो वेक्टर वाई आ जाएगा। अरे यही तो होता है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा यहां पर। नाउ वी नीड एक्स वाई मतलब वेक्टर वाई माइनस वेक्टर एक्स, तो बस वेक्टर वाई माइनस वेक्टर एक्स करके निकालने जो आ रहा है। सिंपल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे वही वेक्टर में, ठीक है। ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। ठीक है हार्दिक, Sir, D option. ठीक है बेटा। वेक्टर वाई माइनस वेक्टर एक्स, फोर वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर ए बाय 3। ये एक्स और वाई क्या कहलाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का याद है क्या, कभी पढ़ाया था? सर एक्स और कोऑर्डिनेट हार्मोनिक एक्सिस कॉन्जुगेट, और वाई कोऑर्डिनेट। क्या? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। शाबाश। मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, ये 2D की बता रहा हूं, 2D में बताया था कि अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है,
और कोई पॉइंट है मान लो x, कोई पॉइंट है y, ये इसे m रेशियो, वैसे p और q बोला था मैंने, दिस इज p, दिस इज q, ये m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और ये m रेशियो n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, देन p एंड q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वाई वी से हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये भी बताया था, पता नहीं कितने लोगों को याद है, कि आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, किसी भी कॉर्नर के एक पॉइंट को पकड़ लो, तो उससे जो लेंथ है, 3 लेंथ आ रही है, AP, AB एंड AQ, ये जो लेंथ है ये HP बनाती है, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाती है, लाइन का रेसिप्रोकल जो होता है लेंथ का वो AP बनाता है। डिटेल में बात की थी, वो बात की बात है, ठीक है, बस मेरे को याद आया तो मैंने कहा बता दूं एक बार, आगे बढ़े। Yes, sir. एक आध और क्वेश्चन बचा हो, नहीं तो फिर स्केलर क्वांटिटी आएगी। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ट्राई करें। पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर। कुछ याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Sir, H2O. Sir, 2:1. 2:1। बनाओ बनाओ। ठीक है अजय। पीयूष, आदित्य, कुसुम, मैंने सिखाया था H2O। H मतलब ऑर्थो सेंटर, O मतलब सरकम सेंटर। S से O की तरफ जाने पर G जो है 2:1 में डिवाइड करता है। G मतलब सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को H याद करने का तरीका बताया था, H2O। H मतलब ऑर्थो सेंटर, O मतलब सरकम सेंटर, G जो है सेंट्रोइड। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 किसी भी ट्राइंगल में। तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, बनाए, चल दें। ठीक है हार्दिक, ईशाना, हर्षित, बहुत बढ़िया। ठीक है अमन, फटाफट बनाए। ऑर्थो सेंटर को इसने पी बोल दिया, वेक्टर पी। सेंट्रोइड को जी बोल दिया है और इसको ऑरिजिन बोल दिया है। तो 2 × 0 जी, वेक्टर जी इक्वल टू होगा 2 × 0 वेक्टर प्लस 1 × पी वेक्टर, मतलब पी वेक्टर option. अपॉन 2 + 1। तो ये तो 0 हट जाएगा, ये इधर आ गया। तो 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर जी इक्वल टू वेक्टर पी। तो वेक्टर पी इक्वल टू आ रहा है k टाइम्स ऑफ वेक्टर जी, k टाइम्स ऑफ वेक्टर जी इक्वल टू वेक्टर पी।
के की वैल्यू आ रही है 3, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. कुछ ऐसा नहीं है, बस पुरानी चीजें, पुरानी यादें हैं, अच्छी अच्छी यादें बनी रहे आप लोगों के साथ। ठीक है, हाँ मैं बात कर रहा हूं आगे चल के डॉट प्रोडक्ट की, ये आपके लिए छोड़ दूंगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बना के लाइएगा। सर हाँ इस भाई। क्वेश्चन को जब एक्सटर्नली करा था तो 2 आंसर आ रहे हैं किसको एक्सटर्नली करा? लास्ट वाले पॉइंट को। एक्सटर्नली होता है क्या वो? सर मतलब उस अंदर वाले दोनों को इंटरनली बोल दिया ना कि डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, गलती है मेरी। जी कभी भी एक्सटर्नली डिवाइड नहीं करता ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। ठीक है, उसको हमेशा इंटरनली ही करता है। हाँ भाई, मेन कंसेप्ट चालू हो रहा है, ध्यान से सुने। ठीक है, इसमें अलग तरीके की कंडीशन है, मतलब डेफिनेशन को पहले समझ लो, डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम ज्योमेट्रिकल पार्ट समझेंगे, उसका अभी जरूरत नहीं है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पहले थोड़ा डेफिनेशन समझे, क्या है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at an angle of theta, then the scalar product of vector A with vector B is denoted by vector A dot vector B and defined by vector A dot vector B is modulus of A modulus of B cos theta। थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेते हैं, क्योंकि दो वेक्टर जो हैं, दो वेक्टर ना आपस में पाई से ज्यादा का एंगल नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे बना देंगे तो इनके बीच का ले लेंगे, एक्यूट एंगल ले लेंगे। मतलब एक बात तो एंगल सीखो, सबसे पहले एंगल को लिखना सीखो। वेक्टर में एंगल को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए एंगल वेक्टर बी, वेक्टर बी। जैसे मुझे cos थीटा लिखना होता तो cos थीटा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और cos वेक्टर ए एंगल वेक्टर बी, ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, cos थीटा की जगह इट मींस इट इज एंगल बिटवीन, ये एंगल का साइन होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब एंगल निकालने का तरीका सीखो। देखो 3 तरीके से वेक्टर बना सकता हूं मैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, और वेक्टर ए वेक्टर बी, एंड लास्ट वन दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, तो पहला जो डायग्राम है इसमें दोनों आउटवर्ड जा रहे हैं, इनकी दोनों की टेल यहां पे है, इनिशियल पॉइंट यहां पे है, तो एंगल जो होगा वो थीटा यहां पे होगा। इन दोनों के हेड मिल रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट जो है, हेड मतलब टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल ये बोला जाएगा। अब इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब जो इसका एंडिंग पॉइंट है, वो इसके इनिशियल पॉइंट से मिल रहा है। इसकी टेल, इस वेक्टर बी की टेल इसके हेड से मिल रही है, तो इसका एंगल जो है वो निकालने के लिए इसको हम वैसे का वैसा पुश करके आगे बढ़ा लेंगे। नाउ दिस इज वेक्टर ए, ये एंगल थीटा होगा, मींस थीटा इज अ एंगल मेजर विथ हेड टू हेड और टेल टू टेल। जब भी कभी एंगल मेजर किया जाता है तो ध्यान रखना, या तो वो हेड टू हेड किया जाता है या टेल टू टेल किया जाता है। लिख लें बच्चों, लिख लें, प्लीज लिख लें। यहां पर हम दो वेक्टर के बारे में सिंपली बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर थे हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके बीच में एंगल थीटा था। अच्छा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, कहां है कोप्लानर? तो वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर बेसिकली। जब हम लाइन वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो फ्री वेक्टर है, तो इसको हम कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये वेक्टर इधर था, इसको नीचे ले आते हैं तो एक कोप्लानर हो गए, इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो एक कोप्लानर हो गए। तो टू
two vector is always and always coplanar. It may be collinear, but it must be coplanar. Done, sir. लिख लिया है? Yes, sir. ठीक है, गुड, ठीक है बच्चों, हो गया सर। ठीक है। ये बहुत सारा ज्ञान इसमें बांटा गया है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं और इसे याद रखने की चीज है ये। जैसे ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है, इसका पर्पस भले ही हम कल देख लेंगे, लेकिन आप डेफिनेशन और चीजों को समझ लें, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट बनाया क्यों गया, क्या जरूरत थी, डॉट प्रोडक्ट की बेसिक एप्लीकेशन कहां है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर समय अभी रहा तो अभी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखना, थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा इज एक्यूट एंगल। इस साल जेई मेंस में क्वेश्चन आया, इस साल जेई मेंस में क्वेश्चन आया इस पे। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन ए डॉट बी पॉजिटिव। एग्री है क्या? Yes, sir. समझने की कोशिश करना। मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी मॉड्यूलस है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल हुआ, मतलब 0 से π/2 के बीच में हुआ, तो cos थीटा भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव, तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा बन रहा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये वाला केस इस साल पूछा गया था, ठीक है। ए डॉट ए, इसका भी, इसको भी बी की जगह ए ले लेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा, तो ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये क्यों लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर लिखा रहता है, इसको ए स्क्वायर भी लिख दिया जाता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी का हो चाहे बी डॉट ए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए का बी से एंगल या बी का ए से एंगल सेम ही होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दे आर कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप प्रोडक्ट कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 हो गया, ठीक है, और ए और बी नॉन जीरो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है, और ए डॉट बी 0 हो रहा है, तो मैं कहूंगा ना तो मॉडुलस ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, दोनों नॉन जीरो है, तो फिर कौन 0 हो रहा है, कौन 0 हो रहा है भाई, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। आपने कहा भाई ये तो 0 है, तो कौन है जो इसे 0 बनाए, ये तीन ही तो टर्म है, ये तीन टर्म है जो इसे 0 बना सकते हैं। ये नॉन जीरो है, बोल दिया, ये भी नॉन जीरो है, तो कॉस थीटा 0 होगा, मतलब थीटा क्या होगा, π/2 होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, अरे तुमने शायद पढ़ा हुआ है ये 12th में, फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। Yes, sir. आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होगा, 0 होगा, और आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, किससे, इससे, इस प्रॉपर्टी से, मॉडुलस ऑफ ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होता है, तो आई डॉट आई मॉडुलस ऑफ आई स्क्वायर होगा, मॉडुलस क्या है आई का, इज अ यूनिट वेक्टर, सो इट इज 1, ठीक है। और अब ये मैं बाद में बताऊंगा, ये इसका प्रोजेक्शन जो है, ये बेसिक आइडियाज है इसके, ठीक है। तो अब इससे अपन इस फॉर्मूले से मैं थोड़ा सा फायदा निकालना बताता हूं, इसके कुछ फायदे हैं, इससे कुछ फॉर्मूले बनते हैं। ये लिखना चाहें आप या पीडीएफ में देखेंगे, एज यू विश, लिख रहे हो क्या? देख लेंगे। लिख अच्छा लिया, चल, ठीक है, जिसने नहीं लिखा लिख ले भाई, 2 मिनट और ले, कोई ऐसी समस्या नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें दिखती हैं, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है निकिता, रिया, ठीक है गुंजन, अभी आधा घंटे 45-40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले बहुत गर्मी थी, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा पहले बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी। डन सर। अभी बाहर बारिश हो रही है हमारे यहाँ, कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। कहाँ रह रहे
हाँ मतलब कोई आदमी कोई प्लान करे, कुछ करे हमारे यहाँ मतलब इंदौर में पता नहीं क्या कभी बारिश होती रहती है आजकल और पूरा शहर सूखा है, बस हमारे यहाँ बारिश हो गई। सुना है ना तुमने, ऐसी शायरी सुनी है तुमने? यस हाँ ये तो ठीक है, ये अपन बाद में बात करेंगे भाई, ये तो टिपिकल हो जाएगा बहुत ज्यादा, इतनी डिटेल में अभी जाना नहीं है। हाँ हाँ तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, कुछ फॉर्मूले देखें। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये कैसे लिख रहे हैं अपन? इस फॉर्मूले के जरिए। दिस फॉर्मूला, अब मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर था, ए की जगह हमने पूरा ले लिया ये वैल्यू, तो ये भी होगा दिस डॉट दिस, सेम डॉट सेम, ए डॉट ए था उसकी जगह ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब अपन ने हमने सीखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मैंने वेक्टर ए का दोनों में प्रोडक्ट किया, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, फिर वेक्टर बी का दोनों में प्रोडक्ट किया तो बी डॉट ए एंड बी डॉट बी। अब ए डॉट ए था हमारे पास क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, और हमने सीखा था कि कम्यूटेटिव है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या है, सेम है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों कहीं नहीं दिया होगा कि आपको मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर करना है, आपको जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको ए प्लस बी के और ए माइनस बी के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो करना पड़ेगा। और कई बार आपको ऐसा दिया होगा कि मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, तुमसे बोल देगा कि व्हाट इज द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, तो आप इसे रूट लेके बनाओगे, भले आप ऐसा लिख लोगे इसे, और फिर ऐसा लिखने के बाद फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे। समझ रहा है कि नहीं? हमें ये जरूरी नहीं है होल स्क्वायर दिया हो। यस सर। इसी तरह से इसको भी अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। एंड सिमिलरली अगर आप दोनों का रिलेशन देखें तो अगर वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों को ऐड किया अगर तो माइनस वाला गया, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। और अगर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस इट इज 4a डॉट बी। ठीक, आप चाहें तो लिख लें। सर वहाँ साइड में प्लस माइनस का केस बनेगा, किसमें? जो आपने राइट साइड में लिखा हुआ है। नहीं, नहीं बनेगा, मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा। सर एक तो ये चीज समझ नहीं आ रही, मतलब हम मॉड को कभी मैग्नीट्यूड, अच्छा ठीक है सर। सर फोर्थ प्रॉपर्टी में दोनों ए माइनस बी हो। हाँ, ए प्लस बी प्लस है। That's सेकंड प्रॉपर्टी में स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है भैया, लगा ले यार अपने नाम से। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल, अभी टाइम है हमारे पास।
ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये बेसिकली प्रोजेक्शन के काम आता है, मतलब इसकी डेफिनेशन ऐसी बना दी गई पहले, लेकिन यूज जो है, जैसे मान लो ये वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है कहीं भी छोटा सा, जरूरी थोड़ी दोनों बराबर हो, मैं ऐसे ही लेता हूं जो प्रैक्टिकली होता है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है कहीं, ठीक है। तुमसे मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालो वेक्टर बी पे। कोलिनियर वेक्टर वेक्टर में आपने क्या बताया था वो तू देखना आप वीडियो, मैंने क्या बताया था, ठीक है मन। प्रोजेक्शन का मतलब मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया तो इसकी जो शेडो पड़ेगी, ए की शेडो जो बी पे पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब इतना बड़ा झोल है कि जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन बोनस मार्क बना था बिकॉज ऑफ द माइनर मिस्टेक। आप जो कंपोनेंट पढ़ते हैं फिजिक्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। यस सर। तो फिजिक्स में कंपोनेंट का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, ऐसे होता है ना। यस सर। मैथ्स में कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन होता है और प्रोजेक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो जिस भाई ने ये बनाया था, एक क्वेश्चन है शायद पता नहीं कौन से सन का है, मतलब 2012 या 13 से 2017 या 18 के बीच का है, 2017-18 के बीच का, ठीक है। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया था जेईई एडवांस में भाई ने। सारा क्वेश्चन इतना शानदार था, लोगों ने, हमने भी सॉल्व करना शुरू किया, और आखिरी में जब हम पहुंचे क्या हमें निकालना क्या है, तो वो भाई बोल रहा है देन दी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस डॉट दिस, दिस इन दो वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। तो वेक्टर कंपोनेंट तो वेक्टर में आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा नहीं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया था तो बोनस मार्क हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मतलब ये शेडो, यहां से लेके यहां तक का ये शेडो जो है ये प्रोजेक्शन है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा इसको हमने आगे बढ़ाया, मान लिया ये एंगल थीटा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा क्योंकि ये कहीं भी उठा के यहां पर रख सकते हैं अपन से। तो ये थीटा है तो मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एंगल भी थीटा होगा। अरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है, ठीक है। अब यहां पर इसको बी थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देता हूं, ये बी, ये पूरा बी है ना। अब मुझे ये लेंथ निकालनी थी, तो ये अगर मॉड्यूलस ऑफ इसका, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड होगा मॉड्यूलस ऑफ ए, और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ए cos थीटा, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो ये लेंथ इसके बराबर हो गई, तो ये भी हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। अब जरा सुनना, लिख तो तुम पीडीएफ में लेना, ठीक है, पहले सुन ले। अगर मैं ये डायग्राम नहीं बताऊं आपको, मैं आपको ये डायग्राम नहीं बताता, मैं ये कहूंगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा, तो तुम हो सकता है मेरी रेस्पेक्ट रखने के लिए हां कर दो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर यहां पर बी तो दिख नहीं रहा है। तो आपने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे लिया है, वेक्टर सी पे लिया है, डायग्राम भी आप दिखा नहीं रहे हो। मान लो मैं डायग्राम हटा दूं, मैं कहूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा, तो तुम मानोगे कैसे, क्योंकि इसमें बी तो दिख नहीं रहा। मेरी लॉजिक समझ रहे हैं? यस सर। भाई प्रोजेक्शन वेक्टर ए का लिया, ठीक है, आपने वेक्टर ए बोला तो वेक्टर ए दिख रहा है, बी तो दिख ही नहीं रहा, तो सी पे लिया, आर पे लिया, किस पे लिया क्या पता। तो उसको समझाने के लिए डेफिनेशन बनाई गई, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसमें डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, केवल प्योर डेफिनेशन है। मॉड्यूलस ऑफ ए होता है, मॉड्यूलस ऑफ बी होता है, कॉस थीटा होता है, यहां पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये डेफिनेशन बनाई गई इसको समझाने के लिए। अगर मैं अब इसको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से लिखूं तो अब मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट बी कैप, मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो इसको अगर मैं कहूंगा इसको अब डेफिनेशन पे ले जाओ, तो डेफिनेशन क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कैप, और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा।
और बी कैप क्योंकि 1 होगा, ये 1 हो गया तो मॉड्यूलस ऑफ ए cos थीटा आ गया। तो अगर मैं अब ये कहने की बजाय मैं कहूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज वेक्टर ए डॉट बी कैप, तो तुम मानोगे कि हाँ सर ये ठीक है, ए और बी के बीच में बोल रहे हो, यहां पे सी होता तो सी आता। अंडरस्टूड? यस सर। किसी के दिमाग में अगर आए कि सर ए और बी दोनों पे वेक्टर क्यों है, यहां पे तो कैप है, तो हमें थोड़ी मालूम है हम किस पे क्या प्रोजेक्शन लेंगे। हम बी का ए पे अगर मैं यहां पे लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज वेक्टर बी डॉट ए कैप। जिसका प्रोजेक्शन जिस पर लेते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन लिया था उसका यूनिट वेक्टर हम याद कर रहे हैं अब, सिंपल। और जिसका वेक्टर लेते हैं वो वैसा का वैसा आता है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको, अरे ये चमका, यस सर। हाँ, मतलब मैं कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा हूं, एक प्योर डेफिनेशन बना दी गई, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम किस पे यूनिट वेक्टर आएगा किस पे नॉर्मल वेक्टर आएगा, तो उन्होंने तो एक डेफिनेशन बना दी। अब तुम अपने हिसाब से जैसा यूज करना हो वैसा उसे यूज कर लें। उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट आता है, तो मैं वेक्टर कंपोनेंट को यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? बी cos थीटा होगा, क्या? बी cos थीटा होगा ना दूसरा वाला। हाँ, ये आया ना, मॉड्यूलस ऑफ बी cos थीटा ही आएगा, बिल्कुल। इसको ऐसे तो ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, जैसे जो लोग होते हैं ना जो पढ़ाते हैं मेरे ऐसे, वो लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई झूठो गलत बात नहीं। और ये समय है बच्चों, आज 30 तारीख है इसलिए बोल रहा हूं, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में जेईई मेंस होना चाहिए। 3-4 महीने के लिए खुद को गायब कर दीजिए। 3-4 महीने लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि तुम, मतलब अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, मुझे जेनिस दिख रहा है, तो जेनिस नाम का कोई बंदा है, मुझे पता ही नहीं हो, ठीक है, मुझे अभी जेनिस ही दिख रहा है, बाकी तो स्टूडियो दिख रहे हैं, बाकी सबके नाम दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रदीप वर्मा है तो 3 महीने के लिए, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं और मेरे पास 4 महीने बचे हैं तो मैं 4 महीने खुद को गायब कर देता। मतलब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहा, मेरे लिए कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं रहा, मेरे लिए कोई मूवी नहीं रही, मेरे लिए कोई हीरो हीरोइन नहीं रहे, कोई क्रिकेटर नहीं रहा, कोई खाने का शौक नहीं रहा, सब चीजें साइड में। मैं 4 महीने छोड़ देता सब कुछ, ठीक है। मेरा शरीर क्या जा रहा है, मेरा सब अपने आप अच्छे चलेगा। तुम्हारे होने ना होने से कुछ नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। अगर आप जरा से भी वीक रहे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा, जिंदगी भर का केस है। मतलब मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी में ही निकले तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी आगे भी आएंगी, लेकिन इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि 4 मंथ में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बिल्कुल साइड में रखो सब चीजें, अपनी कमियों को सामने लाओ कि भाई 11th में मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है। जो भी आपके ताकत वाले चैप्टर हैं, जो भी आपने 11th में पढ़ा और वो सॉलिड है, उसको सॉलिड रखना कंपलसरी आपके राइट्स हैं, और आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सॉलिड रखें। मतलब अगर किसी का मान लो सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छा है, तो डेली नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, दिन भर का आधा घंटा ऐसा निकालो, जो टॉपिक 12th के, 11th के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हो गए, डेली के 2 दिन कम से कम। मतलब हम तो डेली मंडे टू सैटरडे हम ऐसा बना रखते हैं कि आधा घंटा मैं अपने मन के लिए निकाल रहा हूं। अपने मन के लिए मतलब अपने मन के चैप्टर्स उठा रहा हूं जो मेरे सॉलिड है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस बना रहे कि भाई ये मुझे आता था। वरना आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आता था 11th में, आपको बहुत सॉलिड था, और आप सोच रहे हैं कि वो सॉलिड रहेगा, वो सॉलिड आगे जाके नहीं रहेगा। वो आपका सपोर्ट तभी करेगा जब आप उसे बार बार अपने साथ लेके चलेंगे। तो अपनी ताकत को बनाए रखिए और नई ताकत को जुड़ने दीजिए। फिजूल की चीजों को साइड में कीजिए। आपका मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप केवल पढ़ाई के लिए हो, कोई दोस्ती यारी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपकी दोस्ती यारी केवल किताबों से होनी चाहिए। कोई लोनलीनेस नहीं होती दुनिया में। आपको बता दूं, आप भीड़ में भी अकेले ही पाओगे खुद को। कोई लोनलीनेस नहीं होती सिवाय खुद से, अपने परिवार से और अपनी किताबों से। प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए। अभी आपको पढ़ना है, केवल पढ़िए। म्यूजिक सुनना है, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लिया, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आप कहो कि सर मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाता हूं, तो आप होना चाहते हो इसलिए हो जाते हो। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आपके खुद के अलावा। आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो पढ़ना। अगर आप खुद को समझाओ कि भैया ये जरूरी है, अभी मुझे यही करना है, 4 महीने मैं दिखूंगा ही नहीं किसी को,
तो कमाल हो जाएगा। तुम खुद के अंदर 1 महीने के बाद वो बदलाव देखोगे जो तुमने शायद पिछले साल से देखे नहीं होंगे अभी तक। मतलब ऐसा ही होता है, 4-5 महीने लग के अगर आप कोई काम कर लें, मतलब मैं अगर सोच लूं कि भाई मेरे को 10 kg कम करना है वजन, ऐसा मैं सोचता नहीं हूं, मैं तो अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूं, मैं जैसा हूं बढ़िया हूं। लेकिन कोई सोच ले 4 महीने चाहिए, 4 महीने में वो 10 kg वजन खत्म कर सकता है। कोई जेई में निकलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बना, कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको गायब होना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रैक्शन आपसे ही जुड़े हुए हैं, खत्म करना पड़ेगा। स्पीड के लिए बता दीजिए प्लीज। स्पीड नहीं, एक्यूरेसी रख गुंजन, एक्यूरेसी रख। स्पीड स्लो चलेगी। स्पीड बढ़ाने का जो भी तुझसे कोई कुछ भी कहेगा कि स्पीड ऐसे बढ़ जाती है, सब झूठ बोलते हैं। किसी की स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस से बढ़ती है। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दे। तेरे 10 में से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो 5 के 5 सही होंगे। ऐसा लगातार होता रहेगा तो मेरी मान, तेरी स्पीड उतनी ही स्पीड में तेरा दिमाग काम करने लगेगा। स्पीड का मतलब पेन जल्दी चलाना नहीं होता, दिमाग चलाना ही होता है। तेरा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तेरी स्पीड अपने आप 10 में से 5 से 10 से 6, 10 से 7, 10 से 8 अपने आप होती जाएगी। लेकिन अब तुम 10 में से, मैं तुम्हें तरीका बता दूं ऐसा, 10 में से 10 बन रहे हैं, उसमें 3 ही सही हो रहे हैं, बाकी सब गलत हो रहे हैं, तो ऐसी स्पीड में क्या करेंगे? सिली मिस्टेक कम नहीं हो रही, उसके लिए आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। आदित्य प्रैक्टिस कर, बेसिक क्वेश्चन लगा, बड़े क्वेश्चन मत लगा, एवरेज क्वेश्चन लगा, एबव एवरेज। मेंस लेवल की कोई बुक ले ले, उससे क्वेश्चन लगा, एडवांस की मत उठा, क्वेश्चन मत उठा। जब तक तेरे में परफेक्शन या सिली मिस्टेक कम नहीं हो जाए तब तक ऐसा करता रहे। यही तरीका है। मतलब ये बहुत अच्छा समय है। मैं जब ये 2 महीने रह जाएंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये अभी 4 महीने हैं, इसको समय दें। मतलब मैं यही कह रहा दिवाली ना बनाए, एक दिन दिवाली को भी दें, लेकिन एक दिन दें। बाकी की छुट्टियां अगर लगे 4-5 दिन की भी अगर छुट्टी हुई या जो भी छुट्टी हुई, उनका भरपूर यूज करें। अपना पुराना बैकअप लें, सपना देखें यार। मतलब आप आईआईटी रुड़की में आप खड़े हुए हो बैग टांगे कि हाँ भैया ये मैंने 2 साल पहले मैंने सपना देखा था, आज मैं यहां पे खड़ा हूं। ठीक है, मैंने वो पाया, जो मैंने सोचा वो पाया। ब्रांच कुछ भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तब तो कुछ मजा है। मतलब तुमने कुछ हासिल किया है, तुम किसी को कह सकते हो कॉलर ऊंची करके कि हाँ भैया मैं जो सोचता हूँ वो करता हूं, तब तो मजा है। तो क्या मतलब है ऐसे काम करने का? आते हैं मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल साथ में रहता है, मतलब बटन वाला मोबाइल रखो अपने पास, कभी निकालने की इच्छा नहीं होगी। तुम कहोगे बार बार सर मोबाइल आ जाता है जेब में, तो मेरा मन कर जाता है बार बार देखने का क्या हुआ क्या। अरे बटन वाला मोबाइल रख, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 महीने के लिए बटन वाला मोबाइल रख, 4 महीने के बाद आईफोन खरीद लेना, दिलवा देंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी, मतलब मैं नहीं कह रहा एवरेज हो सकता है, मैं भी बहुत एवरेज फैमिली से रहा हूं, आपकी तरफ भी एवरेज फैमिली के लोग हों, ठीक है, जो नहीं दिलवा पाए, लेकिन एक अच्छा मोबाइल दिलवा देंगे, जो तेरे पास अभी है उससे अच्छा दिलवा देंगे, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो और एक टाइम आएगा कि तू पहली सैलरी से तू अपने पेरेंट्स को दिलवाएगा चीजें, ऐसा होगा। ठीक है, तो हिम्मत करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बच्चा।